स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और ये जो वीडियो है 12th क्लास स्टूडेंट के लिए है और नीट स्टूडेंट के लिए। बेसिकली नीट बायोलॉजी हम लोग कर रहे थे, सॉरी 12th नहीं 11th क्लास के लिए है, क्योंकि इसमें लिविंग वर्ल्ड में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली नीट स्टूडेंट के लिए है। नीट का पूरा कोर्स हम लोग 2024 नीट एग्जाम के लिए कर रहे हैं और उसमें मैं आज शुरू करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 ऑफ 11th क्लास बायोलॉजी, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस चैप्टर को मैं इस वीडियो से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले और वीडियोस आपको मिल पाएं। इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके आप बायोलॉजी बूस्टर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स और जो टेस्ट सीरीज है वो मिल पाए। ठीक है, चलिए तो इसको शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि दो तरह के बच्चों के लिए है ये। जो 11th क्लास में स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये चैप्टर है, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ड्रॉपर हैं जो बच्चे, उनके लिए भी वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैं इस चैप्टर का आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 10th से 11th में आए हैं अभी, तो उनको बायो का बेसिक नहीं पता है। तो थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा और बेसिक आपको बताऊंगा, उसके बाद आगे हम मूव करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि साइंस क्या होता है। साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। किसी भी सिस्टमैटिक चीज की हम स्टडी करते हैं तो उसको साइंस कहते हैं, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। ठीक है, सिस्टमैटिक वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। ठीक है, साइंस सेंटिया वर्ड से आया है और सेंटिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो, यानी जानना। ठीक है, साइंस के फादर जो हैं वो गैलीलियो गैलीली हैं। ठीक है, और इसके अलावा साइंस की 3 मेन ब्रांचेस हैं। वैसे तो कई ब्रांचेस हैं पर 3 मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है साइंस की? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स इज डिफरेंट ब्रांच जो कि आपके जो एनवायरनमेंट में फिनोमिनॉन्स होते हैं उससे डील करता है। केमिस्ट्री जो है वो डील करता है मैटर से, मैटर के प्रॉपर्टी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी से। और बायोलॉजी जो है वो डील करता है आपके किससे? लिविंग से। ठीक है, अब बायोलॉजी के जो फादर हैं, ठीक है, वो हैं एरिस्टोटल। बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल, अरस्तु जिनको कहा जाता है। और बायोलॉजी के 2 मेन ब्रांचेस हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। जूलॉजी के फादर जो हैं वो हैं एरिस्टोटल और बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रास्टस। ठीक है, ये मैंने बेसिक आपको बताया, मैंने इसको लिखा नहीं क्योंकि ये मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए। और जिन बच्चों को नहीं पता है वो इस वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें, जो मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनें। ठीक है, तो बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग की स्टडी करना या लिविंग से रिलेटेड चीजों की स्टडी करना बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी के फादर है एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। ठीक है, बायोलॉजी की 2 मेन ब्रांचेस है, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की स्टडी जो होती है उसको जूलॉजी कहते हैं और उसके जो फादर हैं वो एरिस्टोटल हैं। बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी और बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टिस हैं। ठीक है, क्लियर ये बात? चलिए, अब आपका जो नीट एग्जाम है उसमें आपका पूरा बॉटनी और जूलॉजी आता है, जूलॉजी आता है सॉरी। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी, तो ये कंप्लीट आपके 38 चैप्टर का सेट है, जिसमें से पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। 22 चैप्टर आपके 11th क्लास में है और बाकी के 16 चैप्टर आपके 12th क्लास में है। तो 11th क्लास की बायोलॉजी हम लोग शुरू कर रहे हैं और पहला चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना और समझते जाना। ठीक है, चैप्टर 1 है ये। ठीक है, 11th क्लास बायोलॉजी, 11th क्लास बायोलॉजी। ठीक है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए बच्चों, जैसे मुझे याद है वैसे आपको पूरा टिप्पे याद होना चाहिए, तब मजा आएगा। ठीक है, तब आप सोच सकते हो कि डॉक्टर आप बनेंगे। ठीक है, 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 है ये। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, और इसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड। देखो हमेशा मैं एक बात कहता हूं, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस पूरा चैप्टर का जो कंटेंट है वो पॉइंट्स में आपके सामने होना चाहिए, यानी कि उस पूरे चैप्टर में मेन टॉपिक्स कौन कौन से हैं उसका एक फ्लो चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तब आपको ढंग से वो चैप्टर समझ में आएगा और आपको वो चैप्टर याद रहेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का कंटेंट जो है बेसिकली वो क्या है मैं आपको बताता हूं। ठीक है,
देखो द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, इसमें हमारे जो टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें 5 टॉपिक आएंगे आपके, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक क्या कौन सा आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है। लिविंग कौन होते हैं, नॉन लिविंग किसे कहते हैं, ये सारी बातें इसमें हम देखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है। लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो पहली चीज हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरी चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, वो है आपका बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, वो है आपका टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी में फर्दर 4 चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 3 स्टेप है, 4 नहीं है, 3 स्टेप कौन कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है और नॉमेनक्लेचर है, यानी कि नाम रखना, ठीक है। क्लियर ही बात? तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इसके बाद 4th स्टेप इसमें आएगा आपका टैक्सोनॉमी के बाद, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, ठीक है। ये टोटल 7 हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड। टैक्सोनॉमिकल एड्स, ठीक है। तो देखो ये 5 चीजें क्या हैं इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। लिविंग के बारे में हम समझेंगे कि लिविंग होता कौन है, क्योंकि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिविंग होते क्या है, ठीक है। क्लियर ही बात? तो लिविंग को नॉन लिविंग से क्या चीजें अलग करती हैं, वो हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। जैव विविधता के बारे में आपको बताऊंगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कौन से देशों में या कौन सी जगह पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, कौन सी जगह पे बायोडाइवर्सिटी कम है, स्पीशीज क्या होती हैं, ठीक है, जीनस क्या होता है, ये सारी बातें, ठीक है। इसके बाद हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे कि सबसे पहले कोई नया ऑर्गेनिज्म मिलता है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं और फिर हम कैसे उसका नाम रखते हैं ताकि आगे आने वाले साइंटिस्ट के लिए आसान हो जाए उसके बारे में पढ़ाई करना या समझना, ठीक है। इसके बाद हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी यानी कि स्पीशीज, जीनस, क्लास, फाइलम, किंगडम, ये सारे। तो ये 7 कैटेगरीज हैं, इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड, यानी कि टैक्सोनॉमी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है, जैसे आप टैक्सोनॉमी कहते हैं, उसको आसान करने के लिए क्या चीजें हैं, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स हम पढ़ेंगे। और इसमें 4 चीजें आएंगी आपके, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, जू, और एक और आएगा हर्बेरियम, ठीक है। तो ये 4 चीजें पढ़ेंगे, मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। इसमें 4 चीजें आएंगी आपकी, ठीक है। एक तो आएगा हर्बेरियम, ठीक है। एक आएगा जूलॉजिकल, जूलॉजिकल पार्क। एक आएगा बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। और एक और क्या आएगा आपका, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, और एक और है हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, और एक मुझे याद नहीं आ रहा अभी, एक लास्ट है की, ठीक है। की भी होता है इसमें, और एक और होता है हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, और चलिए कोई बात नहीं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ये 5 है टोटल, ठीक है। 4-5 हैं, इन पांचों के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लियर ही बात? तो इसको डिटेल में अब हम शुरू करते हैं, एक एक करके पांचों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, लिविंग की क्या लिविंग, ठीक है। लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप कहेंगे कि लिविंग जो होता है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी लिविंग क्या शो करता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी लिविंग शो करता है ग्रोथ। लिविंग में क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, क्लियर है बात। लिविंग में ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होती। हर लिविंग चीज जो है वो ग्रो करती है, नॉन लिविंग चीज ग्रो नहीं करती, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ठीक है, देखो लिविंग चीजें ग्रो करती है। जैसे हम एज के हिसाब से ग्रो करते हैं। पहले हम छोटे थे, फिर साइज बड़ा होता है, हमारा ग्रोथ होती है, फिर एक टाइम बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे सेल्स वगैरह बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, मरते रहते हैं, ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ठीक है, तो हमारी ग्रोथ होती है, प्लांट्स की भी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हर लिविंग चीज की ग्रोथ होती है। क्या नॉन लिविंग की ग्रोथ होती है, नहीं, नहीं, नॉन लिविंग की भी ग्रोथ होती है। देखो जैसे माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन पे क्या होता है, कई बार बर्फ की चादर चढ़ जाती है तो माउंटेन साइज में बड़ा हो जाता है। या आप अगर जैसलमेर साइड गए हो तो वहां पे आप देखते हैं कि वहां पे रेत का टीला रहता है, उसमें रेत इकट्ठा हो जाती है तो रेत का टीला बड़ा हो जाता है साइज में। ठीक है, तो वो नॉन लिविंग चीजें हैं लेकिन वो ग्रोथ कर रही हैं। ठीक है, तो क्या ग्रोथ एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है? डेफिनेट प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टी जो केवल लिविंग में ही पाई जाए, नॉन लिविंग में ना पाई जाए। लेकिन ग्रोथ मैंने आपको दोनों में बताया, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। तो ग्रोथ एक डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ग्रोथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल लिविंग में ही पाया जाए। मुझे उन चीजों से मतलब है जो केवल लिविंग में ही पाया जाए, तो ग्रोथ उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग की क्या हो सकती है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। जो लिविंग होगा वो रिप्रोडक्शन करेगा, जो नॉन लिविंग होगा वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हम हैं, हमारी संतान होंगी, ठीक है, या हम संतान हैं अपने माँ बाप की। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता है यानी कि अपनी एक कॉपी क्रिएट करना, अपने जैसा एक कॉपी क्रिएट करना या अपने टाइप का कुछ एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो ये केवल लिविंग में ही होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, ऐसा कई लोग मानते हैं, पर ये पूरा सच नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है वो एक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जो है वो एक लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है लेकिन डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। मतलब केवल ये लिविंग में ही पाया जाए ऐसा नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन जैसे हम में होता है, लेकिन हवा में मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, वो टूटते हैं, नए नए मॉलिक्यूल बनते रहते हैं, एरोजोल जिन्हें कहते हैं। तो एक तरीके से रिप्रोडक्शन उसमें हो रहा है। ठीक है, क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स टकराते हैं, नए क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से नए पार्ट बन रहे हैं पुराने पार्ट से, तो वो रिप्रोडक्शन एक तरीके से हो रहा है वहां पे। ठीक है, लेकिन क्या वो लिविंग है? लिविंग नहीं है। ठीक है, लिविंग, हर लिविंग रिप्रोडक्शन करेगा ये इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, जैसे म्यूल होता है, म्यूल, ठीक है, गधा और जो घोड़ा होता है उनके मेटिंग से खच्चर बनता है। ठीक है, जिसे हम म्यूल कहते हैं। म्यूल जो है वो इनफर्टाइल होते हैं, म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं करते, म्यूल प्रजनन नहीं कर सकते, म्यूल अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन क्या म्यूल लिविंग नहीं है? म्यूल लिविंग तो है। तो हर लिविंग रिप्रोडक्शन करे ये जरूरी नहीं है। तो रिप्रोडक्शन भी डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, इसके बाद और क्या डेफिनेट प्रॉपर्टी हो सकती है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है लिविंग की? और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर लिविंग रिएक्शन होता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो लिविंग रिएक्शन। ठीक है, लिविंग रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैं वापस लूंगा अभी। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म को हम छोड़ते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। इसके बाद है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, श्वसन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन, कई लोग समझते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक चीज होती है। ब्रीदिंग मतलब होता है हवा को अंदर लेना और बाहर छोड़ देना, दिस इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन मतलब होता है हवा को अंदर लेना, उस हवा में से ऑक्सीजन का ब्लड में घुलना, एक सेल के अंदर पहुंचना, ग्लूकोज का बर्न होना और एनर्जी का बनना और CO2 का वापस बाहर आना। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड
रेस्पिरेशन, ठीक है। ब्रीदिंग मतलब हवा अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ये ब्रीदिंग होता है, ठीक है। तो ब्रीदिंग कई चीजें करती हैं, जैसे एसी है, एसी क्या करता है, मॉइस्चर को खींचता है, रूम में जितने भी हीट मॉलिक्यूल्स हैं, मॉइस्चर है, उसको खींचता है, तो ऑटोमेटिकली रूम कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसके अलावा जैसे वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, हवा को खींचता है, ठीक है। तो हवा को खींचने और छोड़ने का काम तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये रेस्पिरेशन है, क्या ये ब्रीदिंग है? ये ब्रीदिंग हो सकता है, लेकिन ये रेस्पिरेशन नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन मतलब होता है ग्लूकोज का बर्न होना और एनर्जी का बनना, वो होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन केवल लिविंग ही करते हैं, नॉन लिविंग रेस्पिरेशन नहीं करते। इस दुनिया में कोई भी लिविंग है, हाथी, घोड़ा, मच्छर, मक्खी, आप, मैं, कुछ भी लिविंग अगर कोई भी है, इवन जो बैक्टीरिया हमें दिखता भी नहीं है, वो रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। तो अगर कोई भी इस दुनिया में लिविंग है, भले वो कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, अगर वो लिविंग है तो रेस्पिरेशन करेगा ही करेगा। तो रेस्पिरेशन जो है वो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स तो है, लेकिन ये एक डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस चीज को ढंग से समझिए आप, डेफिनिट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है लिविंग की, कि लिविंग में ये होगा ही होगा। पर इन दोनों की गारंटी नहीं है कि लिविंग में होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नॉन लिविंग में भी हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन रेस्पिरेशन कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा, ये केवल और केवल लिविंग में ही होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या प्रॉपर्टी है लिविंग की, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है, या लोकोमोशन भी ले लेते हैं इसमें, ठीक है। मूवमेंट या लोकोमोशन, देखो मूवमेंट मतलब होता है अपनी जगह को छोड़ के, जैसे यहां मैं खड़ा हूं, यहां से छोड़ के यहां आ जाना, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। लोकोमोशन मतलब ऐसे एक जगह पे मूवमेंट होना, जैसे ये मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये लिविंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या ये नॉन लिविंग करते हैं? क्या ये नॉन लिविंग करते हैं? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। और देखो, जैसे लिविंग हम लोग मोशन कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या नॉन लिविंग चीजें जो है, बस है, ट्रेन है, मेट्रो है, क्या ये मूव नहीं करती एक जगह से दूसरी जगह? करती हैं। अब वो किसी पावर से कर रही हो, कैसे भी कर रही हो, लेकिन कर तो रही हैं वो, ठीक है। तो मूवमेंट वो कर रही हैं, इसलिए मूवमेंट एक तरीके से डेफिनेट प्रॉपर्टी लिविंग की नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हर चीज मूवमेंट नहीं करती, ठीक है। जैसे हम लिविंग हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या प्लांट मूवमेंट करते हैं? प्लांट क्या अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चल जाते हैं? नहीं। प्लांट लोकोमोशन जरूर करते हैं, इधर उधर हवा में हिल सकते हैं ऐसे, लेकिन वो मूवमेंट नहीं करते, अपनी जगह इसको छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हर लिविंग चीज जो है वो मूवमेंट करती है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई सारी नॉन लिविंग चीजें भी मूवमेंट करती हैं, ठीक है। तो इसलिए मूवमेंट एक डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं लिविंग की, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? सेल, सेल यानी कि कोशिका, ठीक है। अब कोशिका क्या होता है, आप अभी 10th से 11th में आए हैं, तो थोड़ा सा बेसिक में बताता हूँ। ये एक सेल है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है? सेल। हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। जैसे बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक ईंट, एक ईंट है, दूसरी ईंट है, तीसरी ईंट है, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो बिल्डिंग बन जाएगी। वैसे हमारे अंदर एक सेल है, दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, सारे सेलों को जोड़ते जाएंगे तो एक लिविंग बन जाएगा, ठीक है। अब ये बात अलग है कि कोई लिविंग ऐसा होता है जिसमें एक ही सेल होता है, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया। कई लिविंग ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, हमारी तरह, हमारे अंदर करोड़ों सेल हैं, कुछ सेल मर भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नए सेल बनते रहते हैं, ठीक है। तो सेल एक हो या कई सारे हो, ठीक है, लेकिन लिविंग में सेल होगा जरूर, ठीक है। तो इसलिए ये एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेल जो है एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है लिविंग की, ठीक है। तो मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी बताई, जिसमें से 2 डेफिनेट प्रॉपर्टी है, रेस्पिरेशन लिविंग करेगा ही करेगा, और सेल लिविंग के अंदर होगा ही होगा। ऐसा एक भी लिविंग नहीं है जो लिविंग हो और जिसके अंदर सेल ना हो। अगर कोई है तो आप कमेंट करके बताइए ना, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि ऐसा कोई लिविंग नहीं है, ठीक है। अब इस सेल से ही रिलेटेड है मेटाबॉलिज्म। ये जो सेल है, इसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। कई चीजें इसके अंदर आती है, जैसे ऑक्सीजन इसके अंदर आता है, इससे बाहर क्या CO2 निकलता है, इसके अंदर एनर्जी बनती है ATP के फॉर्म में, ये आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ये कई सारे रिएक्शंस इसके अंदर चलते रहते हैं। तो
इन रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, या साधारण भाषा में लिविंग रिएक्शंस कहते हैं। तो क्या मेटाबॉलिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग की? बिल्कुल है। क्या ये डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग के? बिल्कुल है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म भी लिविंग की डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो देखो आपके एनसीईआरटी में शुरू में ही कई सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं लिविंग की, और उसमें आपसे पूछा हुआ है कि कौन सी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है और कौन सी डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आपको याद रखना है कि इसमें से 3 जो है, यानी कि मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन और सेल, ये लिविंग में होगा ही होगा। बाकी ये जो हैं ये लिविंग में हो भी सकती हैं और ये नॉन लिविंग में भी हो सकती हैं। तो ये केवल लिविंग में ही पाई जाती हैं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये तीनों केवल लिविंग में ही पाई जाएंगी। तो इन तीनों प्रॉपर्टी के आधार पे आप किसी भी चीज को बता सकते हैं कि ये लिविंग है एक्चुअल में या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये 3 है, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन एंड सेल। ठीक है, क्लियर ये बात? ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आपके एनसीईआरटी में बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको शॉर्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। ठीक है, इस चैप्टर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, फर्स्ट चैप्टर तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसको पूरा डिटेल में आपके नीट लेवल पे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से इस चीज़ समझ में आए। ठीक है, क्लियर ही बात? तो पहला वीडियो था, ये पहला पार्ट है, इस चैप्टर का पहला पार्ट है। तो आज इतना ही रखते हैं, इसको कंटिन्यू करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वीडियो को अच्छे से आप समझ लेना, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।